दिल्ली में छठ व्रत करने वाली महिलाओं ने यमुना के प्रदूषित पानी में डुबकी लगाई। छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है, जिसके पहले दिन श्रद्धालुओं ने यमुना में स्नान किया। लेकिन उन्होंने जिस पानी में डुबकी लगाई वो इतना गंदा हो चुका है कि उस पर केमिकल का झाग तैरता दिखा। सफेद रंग के इस झाग को दूर से देखकर लगा कि यमुना के पानी पर बर्फ तैर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि यह झाग यमुना नदी की गंदगी का सबूत है, जिसमें छठ व्रत करने वाली महिलाओं ने डुबकी लगाई। झाग आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है। छठ घाट पर पूजा करने के लिए जब नहाने पहुंचे तो उन्हें इस झाग का सामना करना पड़ा। खुद श्रद्धालुओं ने माना कि उन्हें इस जहरीले पानी में मजबूरन नहाना पड़ा। पानी तो यहाँ का बहुत गंदा है, लेकिन यहाँ पे ये भी मजबूरी है, हम लोग का छठ पूजा में नहाना पड़ता है। यमुना नदी में ये झाग पानी में अमोनिया नाम के खतरनाक केमिकल के बढ़ने की वजह से पैदा हुआ। वैसे तो पिछले कई दिन से नदी का यही हाल है, लेकिन छठ पर्व की वजह से यह मुद्दा जोर शोर से उठा, क्योंकि पर्व पर नदी में स्नान करने का खास महत्व होता है। इस बीच यमुना की गंदगी पर सियासत भी शुरू हो गई और बीजेपी नेता मनोज तिवारी खुद यमुना किनारे पहुंच गए। उन्होंने न सिर्फ नाव पर बैठकर नदी की हालत देखी, बल्कि थोड़ी देर बाद खुद उस पानी में उतर गए और राज्य की केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। छठ का प्रतिबंध हटा, लेकिन यमुना जी प्रतिबंधित रहेंगे, क्योंकि ये जो दृश्य है ना, ये दृश्य को छुपाना चाहते हैं। बीजेपी ने सवाल उठाया तो आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं रही और उसने यमुना की हालत के लिए यूपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। हमने कई बार यूपी सरकार को चिट्ठियां लिखकर कई सारी सुझाव, कई सारे सॉल्यूशंस भी बताए, लेकिन आज भी हर साल की तरह वही झाग की तस्वीरें यमुना नदी में नजर आ रही हैं। दिल्ली में इस बार यमुना किनारे छठ पूजा करने पर पाबंदी लगाई गई है। मुंबई के दहिसर इलाके से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां शिवसेना की एक नेता के कार्यक्रम में कोरोना नियम चूर चूर हो गए। नदियों की अहमियत समझाने के लिए दहिसर रिवर फेस्ट नाम का यह कार्यक्रम हर साल दहिसर नदी के किनारे आयोजित किया जाता है और ठीक वैसे ही इस बार भी किया गया। लेकिन उसमें शामिल ये लोग भूल गए कि सबके लिए ठीक यही रहेगा कि कोरोना वायरस को ध्यान में रखकर ही इसका हिस्सा बना जाए। जो तस्वीरें वहां से सामने आई उनमें बड़ी तादाद में लोग एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए बिना नाचते नजर आए। उन्होंने न सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का ख्याल रखा और न ही मास्क पहनने का। वो किसी चीज में व्यस्त दिखे तो वो थी सिर्फ नाच गाना। इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाली शिवसेना नेता शीतल मात्रे खुद भी मास्क लगाए नजर नहीं आई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर शुरू हुआ सियासी खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद से बीजेपी राज्यों की सरकारों पर वैट घटाने के लिए दबाव बना रही है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ इसी मुद्दे पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया और बीजेपी दफ्तर के बाहर कोलकाता में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। बीजेपी कार्यकर्ता एक विरोध मार्च निकालने वाले थे, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए। बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों का रास्ता रोक दिया गया। काफी देर तक धक्का मुक्की चली, लेकिन बीजेपी नेताओं को मार्च निकालने की इजाजत नहीं मिली। कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर ही आग जलाकर ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ गुस्सा निकाला। लोगों का परेशानी को लेकर आपको इतना चिंता है तो आप भी कम करके दिखाइए, नहीं तो हम सोचेंगे केवल राजनीति ही करते हैं। दूसरी तरफ बंगाल की विधानसभा में भी इस मुद्दे पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी के विधायक तख्तियां लेकर विधानसभा में पहुंचे। इसके अलावा विधानसभा में दाखिल होने से पहले भी बीजेपी विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पश्चिम बंगाल सरकार ने अब तक पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट में कोई बदलाव नहीं किया है। इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो बिहार की शराबबंदी का मजाक उड़ाने वाला है। वीडियो के सामने आते ही विपक्ष ने नीतीश कुमार को सुशासन याद दिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि यह वीडियो एक कार्यक्रम का है जिसमें स्टेज पर डांस चलता दिखा। स्टेज के ठीक सामने एक आदमी हाथ में एक बोतल लेकर बैठा दिखाई दिया। गाना खत्म होने ही वाला था कि बोतल लेकर बैठा शख्स खड़ा होकर स्टेज की तरफ जाने लगा। आयोजकों से अपील हुई कि गाना खत्म न किया जाए, इसलिए एक आखिरी गाना चलाने का फैसला लिया गया। विवाद इसलिए है क्योंकि यह वीडियो शराबबंदी वाले राज्य बिहार का है। बोतल पकड़े शख्स के ठीक बराबर वाली कुर्सी पर बैठा व्यक्ति विवाद के केंद्र में है, क्योंकि वो हैं राज्य में सरकार चला रही जेडीयू के नेता नूनू सिंह, जो बिहार के लखीसराय की जिला परिषद के अध्यक्ष हैं। इसलिए विपक्ष ने सरकार को घेरने में देर नहीं की। ये लोग अपने चेला चपाटियों के साथ सत्ता के संरक्षण में इस कानून का, इस शराबबंदी कानून का मखौल उड़ाते हुए नंगा नाच कर रहे हैं। लेकिन नूनू सिंह को तो वीडियो में ही खोट दिखने लगा। उसमें कोई दम नहीं है। वह वीडियो हम देख रहे हैं, बार बार देखते हैं, लेकिन उस वीडियो में कोई स्पष्ट फिगर है नहीं। नूनू सिंह दावा कर रहे हैं कि वीडियो इंटरनेट पर डालने वाले आरजेडी के नेताओं के खिलाफ वो कोर्ट में मानहानि का दावा करेंगे।
दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा ने लोगों की परेशानी इतनी बढ़ा दी कि सांस लेना मुश्किल होने लगा। सर्दी की शुरुआत में पराली जलाने से दिल्ली और आसपास के इलाकों में स्मॉग छाया हुआ था, जो दिवाली पर हुई आतिशबाजी के बाद बढ़ गया और दिल्ली एनसीआर की हवा दम घोटू हो गई। दिल्ली के मयूर विहार और वहां के दूसरे कई इलाकों को तो स्मॉग की चादर ने ऐसा ढका कि सांस लेना मुहाल हो गया। वहां इतनी गहरी धुंध छाई कि दूर तक देखना भी मुश्किल हो गया। आपको दिखाते हैं मयूर विहार की, ये मयूर विहार के आसपास की तस्वीरें हैं जहां पर आपको घना स्मॉग नजर आएगा। यही हाल आनंद विहार और इंडिया गेट के आसपास भी रहा। एनसीआर में भी जहरीली हवा ने लोगों को परेशान किया। दिल्ली के पास गाजियाबाद हो या फिर नोएडा, हर जगह प्रदूषण खतरनाक स्तर पर रहा। ऐसे में जो लोग घर से निकले वो जहरीली हवा से जूझते रहे। तो इरिटेशन बहुत होती है पॉल्यूशन की वजह से और ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम रहती है काफी, तो ये पहनना पड़ता है हमको। अनुमान है कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक स्मॉग ऐसे ही छाया रह सकता है। सुबह 9 बजे दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर रहा और आनंद विहार, रोहिणी और पंजाबी बाग जैसे इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया। दिल्ली के आईटीओ में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स करीब 400 तक पहुंच गया। तो वहीं एयरपोर्ट के आसपास और लोधी रोड में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार चला गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ के एक जवान पर अपने ही साथियों की जान लेने का आरोप लगा। जवान की ताबड़तोड़ फायरिंग में 4 की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पहले तेलंगाना के भद्राचलम उपचार केंद्र ले जाया गया और फिर प्राथमिक इलाज के बाद घायलों की हालत को देखते हुए वायुसेना के हेलीकॉप्टर से रायपुर भेज दिया गया। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई गई। गोलीबारी की घटना मरेगोड़ा थाना इलाके में लिंगमपल्ली सीआरपीएफ 50 बटालियन कैंप में हुई। साथियों पर गोली चलाने के आरोपी सिपाही का नाम रितेश रंजन है। अब तक की पूछताछ में मिली जानकारी के मुताबिक बैरक में सिपाही रितेश रंजन से उसके साथी हंसी मजाक किया करते थे, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और तड़के करीब 3 बजे जब उसके साथी नींद में थे, उसने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस फायरिंग की चपेट में 7 जवान आ गए, जिनमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हंसी मजाक में इस तरीके से ये मानसिक शायद अवसाद की स्थिति में आया होगा। इस घटना पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दुख जताया, जबकि सीआरपीएफ ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पलायन करने वाले उन पीड़ितों से मिलने कैराना पहुंचे जो लंबे समय तक बाहर रहने के बाद अपने घर लौटे। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ इलाके के सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी नजर आए और सभी नेता उन परिवारों से बातचीत करने उनके घर गए जो कुछ साल पहले डर की वजह से अपना कारोबार बंद कर सूरत या दूसरी जगह चले गए थे। मुख्यमंत्री ने पीड़ितों के अनुभव सुने और उन्हें हर तरह की सुरक्षा का भरोसा दिया। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने जो कार्रवाई की थी, उसके परिणाम स्वरूप इस कस्बे में शांति आई। इस मौके पर सीएम योगी ने एक जनसभा को संबोधित करने के अलावा यूपी पुलिस की पीएसी बिल्डिंग की नींव रखी और कई लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में मिले घरों की चाबियां सौंपी। चूंकि यूपी में कुछ दिनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए मुख्यमंत्री के कैराना दौरे को विपक्ष ने सियासी स्टंट करार दिया। एक ऐसी योजना योगी जी बता दे जो पिछले 5 साल में उन्होंने सोची हो और पूरा उसको कंप्लीट कर लिया। जाहिर है मुख्यमंत्री के कैराना दौरे पर सियासत शुरू हो गई, लेकिन सियासी बयानबाजी से बेफिक्र कैराना के लोग मौजूदा कानून व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए। जिस इलाके में कुछ साल पहले तनाव की वजह से पलायन की नौबत आई थी, वहां के लोग बदले हालात में खुद को सुरक्षित होने का दावा करते दिखे, जिसकी झलक योगी के दौरे के वक्त भी मिली। हालांकि मुख्यमंत्री के दौरे की वजह से जगह जगह पुलिस के जवानों को तैनात किया गया, लेकिन सभी समुदाय के लोगों ने सुरक्षित माहौल होने का दावा किया और बताया कि अब पहले वाली बात नहीं रही। अब काफी आराम है, सब लोग सहयोग से रहते हैं, आपस में भाईचारा भी कायम है, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि पिछले चुनाव में कैराना का पलायन बड़ा मुद्दा था, इसलिए योगी के इस दौरे को चुनावी राजनीति से जोड़ा जाने लगा। पलायन ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में और इसी को एजेंडा बनाकर बीजेपी ने अपना पूरा का पूरा चुनाव लड़ा था। अब यूपी चुनाव की तेज होती आहट के बीच कैराना का मुद्दा फिर से गर्माता दिखा और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने कई पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिलने का दावा किया। इनको इंसाफ की बात नहीं कर रहे हैं, वो दंगे को आन बान शान से जोड़ रहे हैं। कैराना में योगी के दौरे के साथ ही कई दल पलायन और मुजफ्फरनगर दंगों को मुद्दा बनाते दिखे। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काबू में आता नहीं दिख रहा। दिल्ली सरकार ने एक बार फिर प्रदूषण के पीछे पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं को वजह बताया। दूसरी तरफ हरियाणा और पंजाब के खेतों से पराली जलाने की तस्वीरें सामने आना भी बंद नहीं हुआ और पंजाब के खेतों में किसान बेरोक टोक पराली जलाते हुए दिखे। अमृतसर में किसान चेहरे ढककर खेत में आग लगाते देखे गए।
कुछ ही देर में आग की लपटों के साथ धुआं भी ऊपर उठता हुआ दिखने लगा। धुआं भी ऐसा कि नीचे लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दे और ऊपर सूरज तक को ढक दे। थोड़ी ही देर में पूरा खेत काला दिखने लगा। छोटा जिमीदार 2-2.5 एकड़ वाला जिमीदार आ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ 10 ਲੱਖ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਸੰਦ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਵਾ। लेकिन पंजाब सरकार दावा करती है कि पराली जलाने की घटनाएं पहले से कम हुई हैं। एक दिन में स्टबल बर्निंग मुकम्मल नहीं यह प्रोसेस किया जा सकता, लेकिन धीरे धीरे ये समय लगता है, धीरे धीरे हट जाएगी। लेकिन दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा और इसीलिए राजधानी की हवा से प्रदूषण को कम करने के लिए रास्ते खोजे जा रहे हैं। दिल्ली में लगातार स्मोक टावर काम पर लगाए जा रहे हैं ताकि हवा से प्रदूषण के कण हटाए जा सकें। इसके अलावा दिल्ली में सरकारी एजेंसियां टैंकर लगाकर भी पानी का छिड़काव कर रही हैं। स्मोक टावर और टैंकरों से पानी के छिड़काव के जरिए कोशिश की जा रही है कि हवा में मौजूद धूल के कण जमीन पर आ जाएं। दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि पराली जलना बंद नहीं हो रहा, इसीलिए दिल्ली की हवा में जहर घुल रहा है। साइंटिस्ट का कहना है कि जो मुख्य वजह है कि पराली जलने की घटनाएं लगातार जो हैं वो बढ़ रही हैं, अभी उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। लेकिन कांग्रेस ने दिल्ली सरकार पर बहानेबाजी का आरोप लगा दिया। शीला दीक्षित जी ने भी देखा था पोल्यूशन, उन्होंने निदान निकाला था, समाधान निकाला था। ये नहीं कहा था कि इसकी वजह से, फलाने की वजह से, ढीकने की वजह से। ये तरीका सरकार चलाने वालों का नहीं है, ये बहानेबाज लोगों की सरकार है। दूसरी तरफ हरियाणा में भी दावा तो यही किया जा रहा है कि पराली जलना कम हुआ है, लेकिन बंद होने का दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि न्यूज़ 18 की टीम जब हरियाणा के पानीपत में पहुंची तो खेतों में जली हुई पराली साफ दिखी। दूर दूर तक खेतों में राख हो चुकी काली पराली साफ दिखाई दी। ये हाल तब है जब किसानों ने दावा किया कि वो पराली का बड़ा हिस्सा गौशालाओं को बेच देते हैं। किसान का कहना, जो इसके मालिक हैं, कि कुछ पराली को बेचा गया है गौशाला में, लेकिन उसके बाद आग लगाई गई है, क्योंकि नीचे का जो हिस्सा बचता है उसके लिए आग लगाना पराली में जरूरी है। दिल्ली के लोगों से जरूरी होने पर ही खुले में निकलने की अपील की गई है। लखीमपुर कांड पर यूपी सरकार की जांच की निगरानी किसी दूसरे राज्य के हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को दी जा सकती। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि इस मामले में यूपी के बाहर के हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच की निगरानी होनी चाहिए, जिसके लिए चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की पीठ ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज रणजीत सिंह या राकेश कुमार के नाम का सुझाव दिया, जिस पर अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से भी राय मांगी, जो राज्य सरकार शुक्रवार को होने वाली सुनवाई में देगी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार की ओर से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट पर सवाल उठाए और कहा कि इसमें कुछ नया नहीं। लगे हाथ अदालत ने यूपी सरकार से फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट पर भी सवाल की। दवा कंपनी जायडस कैडिला की बच्चों के लिए बनाई गई कोरोना वैक्सीन की कीमत तय कर दी गई। कंपनी के मुताबिक केंद्र सरकार ने 1 करोड़ कोरोना टीके के ऑर्डर उसे दिए हैं, जिसकी एक डोज की कीमत 265 रुपए होगी, जबकि टीके की एक खुराक को लगाने में इस्तेमाल होने वाला एप्लीकेटर 93 रुपए का होगा। यानी इस वैक्सीन की 3 डोज के लिए अलग अलग एप्लीकेटर लगेंगे और सरकार जाइकोव डी नाम की इस वैक्सीन की 3 खुराक के लिए 1128 रुपए खर्च करेगी, जिसमें जीएसटी भी शामिल। जाइकोव डी की कीमत तय होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि इसे वैक्सीनेशन अभियान में जल्द शामिल किया जाएगा और यह टीका 12 से 18 साल की उम्र वाले बच्चों को लगेगा। इस टीके की 3 डोज लगेंगी। पहली खुराक के 28 दिन बाद दूसरी खुराक दी जाएगी और 56 दिन बाद तीसरी। गुजरात के सूरत से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां बीच सड़क पर आग की लपटों से घिरी एक कार में अचानक धमाके होने लगे, जिससे वहां हड़कंप मच गया। बताया गया कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसने उस कार के हर एक हिस्से को अपनी जद में ले लिया। आग लगी तो वहां अफरा तफरी भी मच गई। उसके इर्द गिर्द कुछ लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन तभी कार में अचानक धमाके होने लगे। धमाके भी 1-2 बार नहीं हुए, कई बार विस्फोट हुए। पहले धमाके से घबराकर जो लोग तितर बितर हुए, उन्होंने बाकी को भी आगाह किया। धमाके के बाद कार के आसपास किसी को भटकने तक नहीं दिया गया। गाड़ियों का आना जाना उस रास्ते से रोक दिया गया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग को बुझाने की कोशिश तेज कर दी। उनकी मेहनत सफल हुई और आग को कुछ ही देर में बुझा लिया गया। बताया गया कि आग लगने के बाद ड्राइवर ने भी किसी तरह कार से बाहर निकलकर खुद को सुरक्षित किया। 20 महीने बाद विदेश से लोग फिर अमेरिका जा सकेंगे, क्योंकि अमेरिका ने कोरोना संकट की वजह से दूसरे देशों के वहां पहुंचने पर लगी रोक को हटा दिया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, जिनमें एक शर्त यह भी है कि अमेरिका जाने के लिए कोरोना के टीके की दोनों डोज लगी होना जरूरी है। हालांकि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को बिना वैक्सीनेशन के भी एंट्री मिल जाएगी। यात्रा पर बैन हटने से अब 30 से ज्यादा देशों के लोग अमेरिका जा सकेंगे।
लेकिन हाँ, उनके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट की मौजूदगी जरूरी होगी, वो भी 3 दिन यानी 72 घंटे के अंदर की। कोरोना की ये नेगेटिव रिपोर्ट 2 साल और उससे ऊपर के सभी लोगों को दिखानी होगी।